नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी मामले में नहीं होगी कार्बन डेटिंग, वाराणसी कोर्ट का फैसला। हिंदू पक्ष करेगा ऊपरी अदालत में अपील। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 12 नवंबर को पड़ेंगे वोट, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। बैंकिंग, फाइनेंशियल, आईटी शेयरों में तेजी। फार्मा, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 685 तो निफ्टी 171 अंक चढ़ा। थोक महंगाई दर में लगातार चौथे महीने गिरावट। सितंबर में 12.41% से घटकर 10.70% हुई। WPI। इधर IMF ने भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ की, बताया अंधेरे में रोशनी की किरण। फुटवेयर, लेदर सेक्टर के लिए 2600 करोड़ रुपए की PIL स्कीम ला सकती है सरकार। 500 करोड़ तक के निवेश पर इंसेंटिव का है प्रस्ताव। व्हाट्सएप और फेसबुक के यूजर्स पॉलिसी की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोकने की कंपनी की याचिका को किया खारिज। और खबरों की शुरुआत ज्ञानव्यापी मामले से, क्योंकि ज्ञानव्यापी मामले में जो संरचना है वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है, उसकी कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी। अदालती जंग में मुस्लिम पक्ष की जीत हुई है और हिंदू पक्ष को इसमें झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। वाराणसी कोर्ट ने कहा कि जो स्ट्रक्चर मिला है उसकी सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, इसलिए उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कार्बन डेटिंग से इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता और इसलिए कहीं ना कहीं अब ये एक तरीके से झटका। लेकिन ऊपरी अदालत में अब हिंदू पक्ष अपील करेगा इस फैसले के खिलाफ। मैं इतना ही कहूंगा कि सबने सब्र रखना चाहिए और आगे अपने मुकदमे को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न करने चाहिए। देयर आर सो मैनी अल्टरनेटिव्स, पर जो सत्य और सही है वो अल्टीमेटली सरवाइव भी करेगा, विन भी करेगा। दुनिया में कभी रास्ता बंद नहीं होता है। राम जन्मभूमि के बहुत बार रास्ते बंद हुए और खुलते चले गए। इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है। सिविल कोर्ट का जो आज फैसला आया है कार्बन डेटिंग से रिलेटेड, उसका हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी के इल्म में बात होनी चाहिए कि 17 मई 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एरिया को सील करने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी। इस वजह से सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज पर लॉ है। और इस खबर में ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह। अमित, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, जरा बताएं। देखिए, जो डिटेल जजमेंट है वो तो थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन जो जजमेंट जज साहब ने जैसे कोर्ट रूम में आए, उन्होंने कहा कि जो कथित शिवलिंग है, जो हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया गया था कि वो शिवलिंग है, तो उसमें अगर कहीं भी कोई ठेस पहुंचती है, वो अपमानित होती है या वो खंडित होती है, तो इससे भावनाओं को आहत पहुंचेगा। क्योंकि राखी सिंह जो एक पक्षकार थी इस पूरे मामले में, 5 महिला पक्षकार थी हिंदू पक्षकार, उनमें से एक राखी सिंह थी जो चारों महिला हिंदू पक्षकार से अलग उनका व्यू था। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि अगर शिवलिंग खंडित होती है तो इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। और यही आज जजमेंट में जज साहब ने कहा कि वो नहीं चाहते कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लिहाजा कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता या फिर साइंटिफिक जांच नहीं हो सकता। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे की सुनवाई जारी रखते हैं। तो जज साहब ने साफ कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने कार्बन डेटिंग के खिलाफ फैसला दिया है। यानी जो अपील थी 4 महिला याचिकाकर्ताओं की, हिंदू याचिकाकर्ताओं की, उनकी याचिका
खारिज कर दी गई है। तो लेकिन तो वहीं दूसरी तरफ जो महिला याचिकाकर्ता हैं उनके वकीलों ने दावा किया है कि आज का जो वर्डिक्ट आया है, आज का जो कोर्ट का फैसला है, इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे और जैसे ही डिटेल ऑर्डर आता है वो आपस में राय मशवरा करेंगे और राय मशवरा करने के बाद वो हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। तो वहीं मुस्लिम पक्षकार हों के वकील हों या फिर राखी सिंह के वकील हों, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि अगर वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी जाकर वो अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जिला अदालत में रखा गया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए अमित आपका। तो कुल मिलाकर आज तो इस मामले पर जो फैसले आया उसके बाद हिंदू पक्ष का यही कहना कि अब वो आगे जाएंगे और ऊपरी अदालत में इसको लेकर अपील करेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात अब व्हाट्सएप और फेसबुक की, क्योंकि इसकी यूजर पॉलिसी की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने की फेसबुक की अपील को खारिज कर दिया है। इस खबर पर डिटेल लेते हैं, हमारे साथ असीम मनचंदा है इस वक्त। असीम बताएं क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? साल 2021 में व्हाट्सएप और फेसबुक ने अपनी यूजर पॉलिसी जो अपडेट की थी, तो सीसीआई उसको लगता था कि दोनों कंपनियां अपनी डोमिनेंस का दुरुपयोग जो है वो कर रही है, तो सीसीआई ने इसकी जांच जो है वो शुरू कर दी थी। लेकिन कंपनी ने इसकी जांच को दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों कंपनी की जांच की याचिका को जो है जांच रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। आज मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो सीसीआई है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सीसीआई के पास अधिकार है, तो अगर कमीशन एक्ट का वायलेशन होता है तो सीसीआई इसकी जांच जो कर सकता है और प्राइवेट वजह से उसने इसकी जांच जो शुरू कर दिया। तो इसकी जांच के ऊपर किसी भी तरह से रोक जो है वो नहीं लगा सकते। हालांकि जो व्हाट्सएप है या सीसीआई जो या फेसबुक है, उनकी ये दलील थी कि ये मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का बनता है, वहां पर जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कंपनी की जांच की याचिका को जो जांच रोकने की याचिका को खारिज जो कर दिया। तब उस पूरे मामले की जांच जो है सीसीआई जो है करेगा और उसके बाद हो सकता है कि दोनों कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो लगे और उनको पॉलिसी जो है रोल बैक करने के लिए जो है वो कहा जाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब महंगाई की बात, जिसके मोर्चे पर आम आदमी को एक लंबे समय के बाद बड़ी राहत मिली है। सितंबर महीने में भारत की थोक महंगाई 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सितंबर में भारत की थोक महंगाई 10.70% पर है, जबकि अगस्त में WPI के आंकड़े 12.41% थे। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट, फ्यूल एंड पावर, खाद्य महंगाई दर घटने से महंगाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 9.93% से घटकर 8.08% पर आ गई है और खाद्य तेल WPI -0.74% से घटकर -7.32% पर पहुंच गई है। तो वहीं IMF के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला देश होगा। भारत अभी के उस समय में चमकता हुआ सितारा है। इस समय दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था अंधेरे में रोशनी की किरण है। सरकार फुटवेयर और लेदर सेक्टर में लिए PIL स्कीम जल्द लाने वाली है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उद्योग मंत्रालय अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजेगा। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी बताएं क्या कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज है इस वक्त आपके पास? दरअसल दूसरे सेक्टर में जिस तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काम करती है, कमोबेश इस तरह ही इस सेक्टर में यानी लेदर फुटवेयर सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू करने की तैयारी है। इसके तहत जो कंपनियां जूते, चप्पल, पर्स, जैकेट, लेदर के बेल्ट ये सारे सामान बनाती हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ये इंसेंटिव 8% तक का हो सकता है और अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश करने पर और न्यूनतम 50 करोड़ रुपए तक का निवेश करने पर इंसेंटिव मिल सकता है। और इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कुछ हफ्ते पहले कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में इसको हरी झंडी मिल चुकी है और अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव जल्द कैबिनेट के पास रखा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसका मुख्य मकसद ये है कि घरेलू बाजार में घरेलू इंडस्ट्री जो लेदर फुटवेयर सेक्टर की इंडस्ट्री उसको बढ़ावा दिया जाए और लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट को भारत से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादा रोजगार के मौका पैदा होते हैं। तो सरकार का मानना है कि अगर इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, इस सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, तो रोजगार के मौके भी ज़्यादा बनेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बात टेलीकॉम जगत के हलचल की। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update.
देश में 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थाओं को पैसा मुहैया कराएगी। इसके लिए सरकार फंड बनाएगी। इससे क्या फायदा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। 5G सेवाओं की शुरुआत भले ही दूसरे देशों के मुकाबले देरी से हुई हो, लेकिन सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों के लिए अलग से फंड बनाने की घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों में सेवाएं पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन में अपनी आय का 5% फंड जमा करती हैं। ये फंड करीब 56,000 करोड़ रुपए का है। सरकार ने इसकी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए इसका 5% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने का फैसला किया है। सरकार ने इसे टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का नाम दिया है। इसके जरिए सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए छोटी कंपनियों को फंड देगी। साथ ही नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी स्टार्टअप्स को पैसा दिया जाएगा। सरकार रिसर्च इंस्टीट्यूट और IITs को भी टेलीकॉम सेक्टर में इकोसिस्टम बनाने के लिए पैसा देगी। सरकार ने इसके लिए आवेदन मंगाने की शुरुआत भी कर दी है। जानकार मानते हैं कि इससे छोटी और स्टार्टअप कंपनियों को बहुत फायदा होगा। सर, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप है ये। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है। इस पर्टिकुलर प्रावधान के अंतर्गत छोटे और मध्यम वर्ग के जो कंपनीज हैं वो रिसर्च कर पाएंगी, अपने अपने स्किल सेट जिसमें वो माहिर हैं, जिसमें उन्होंने आज तक कुछ प्रबलता अचीव की है, वो उसे आगे ले पाएंगी। ये जो प्रपोज़ल अगर आप देखें तो प्रपोज़ल हमारे पेपर के बेसिस पे ही शुरुआत हुई एंड निर्मला सीतारमण मैडम ने जो बजट प्रपोज़ किया उसमें ये शामिल था। C.DOT के अब ये 1 अक्टूबर से ये पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गई है और इसके अंडर में 400 करोड़ तक की फंडिंग जो है दैट इज़ लाइकली टू बी अवेलेबल टू द इंडस्ट्री। सरकार ने नए टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल में USOF फंड का नाम बदलकर टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड करने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि फंड का इस्तेमाल दूसरे खर्चों के लिए भी किया जा सके। सरकार के इस सपोर्ट से इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। असीम मनचंदा, दिल्ली। और पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान देने वाले गोपाल इटालिया एक बार फिर विवादों में है। बीजेपी ने इटालिया का एक नया वीडियो जारी किया है। बीजेपी का आरोप है कि गोपाल इटालिया ने इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में आज प्रदर्शन भी किया। नया वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी आप पर और केजरीवाल पर और हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गुजरात की जनता सब देख रही है, केजरीवाल के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। जनप्रतिनिधि बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन, अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंपा गया दायित्व, इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हों, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। क्या ये पहली बार है कि गुजरात के इस आम आदमी पार्टी के नेता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है? हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू महिलाएं, मंदिर, इस हर विषय पर टिप्पणी की गई है अमर्यादित। क्या अरविंद केजरीवाल नहीं जानते? एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मार्केट की। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली रही। आखिरी घंटे में बाजार ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 685 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 171 पॉइंट चढ़कर 17,186 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए आज क्या रहा मार्केट का हाल, किन सेक्टर्स में तेजी और कहां मंदी? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो ओवरऑल बेसिस पे जो डे हाई की हमारी ओपनिंग थी वहां से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको थ्रू द डे आती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट 300 पॉइंट प्लस वाला निफ्टी केवल क्लोजिंग में 170 पॉइंट ऊपर था, लेकिन ज्यादातर रैली आपको फाइनेंशियल्स, बैंकिंग और IT शेयरों के द्वारा नजर आई। खास करके इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो अच्छे नतीजों के बाद 4% ऊपर ये स्टॉक दिखा। HDFC बैंक शनिवार को नतीजे हैं और नतीजों के पहले यहाँ अच्छी खासी खरीदारी दिखी। HCL टेक्नोलॉजीज में भी आपको 2% तक की तेजी आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे काफी सारे आपको ऑयल एंड गैस शेयर्स दिखेंगे और ऑटो शेयर्स दिखेंगे। तो बजाज ऑटो लगभग 1% नीचे बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, खास करके मिड कैप IT कंपनी जैसे कि अगर हम देखें परसिस्टेंट सिस्टम्स लगभग 4% ऊपर। इसके अलावा फेडरल बैंक अच्छे नतीजों के बाद 4% की तेजी यहाँ हुई
और IGL जैसे गैस स्टॉक्स में भी आपको 3-4% की तेजी का आगाज देखने को मिला। लूजिंग एंड पे वरुण बेवरेजेस, अदानी विल्मार और इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स थे जो इंट्राडे में लगभग 3 से 4% के आसपास टूटे। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रही मार्केट की बात, और अब भारतीय बाजार ने अपना बॉटम बना लिया है और आने वाले समय में बाजार में तेजी दिखनी संभव है, ये कहना है मार्केट गुरु देवीना मेहरा का। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सेक्टर और कंपनियों के सही चुनाव से निवेशकों को फायदा हुआ है। देवीना, कल यूएस मार्केट में S&P 500 ने 52 वीक लो ब्रीच किया और वहां से रैली आई फिर इंट्राडे में। इंडियन मार्केट तो अभी भी अपने 52 वीक लो से काफी दूर है। क्या इंडियन मार्केट ने एक रीजनेबल लो बना दिया है? क्या अब हम वो 15,000 के लेवल पर वापस नहीं जाएंगे? आई मीन अब एक ऑफकोर्स होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो क्यूज आप देख रहे हैं उसको देखते हुए आपको लगता है कि वो एक रीजनेबल बॉटम बन चुका है इंडियन मार्केट के लिए? ऐसा लगता तो है, मतलब आप अगर प्रोबेबिलिटी या संभावना के हिसाब से देखें तो अब यहाँ से जैसे कि मैंने कहा थोड़ा वॉलेटिलिटी थोड़ा ऊपर नीचे नजर आता है, बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं नजर आता अभी। अपसाइड पर जो 18,600 का लेवल था हमारा ऑल टाइम हाई का, अब उसको हिट किए हुए हमें एग्जैक्ट 1 साल हो गया है। अक्टूबर 2021 में हमने वो लेवल हिट किया था और उसके बाद से आप इसे भले टाइम वाइज कंसोलिडेशन कह लीजिए, प्राइस वाइज तो करेक्शन हुआ ही था, लेकिन अभी तक हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो आपको लग रहा है 18,600 के ऊपर निफ्टी जाने की ताकत रखता है और मार्केट अगले साल मच हायर हाइज बना सकता है और अच्छे पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है? अनुज, एक चीज मैं बोलूं कि आपने बोला कि 30 साल से इस बाजार में हूं, लेकिन मैंने कभी भी निफ्टी या फॉर दैट मैटर सेंसेक्स टारगेट नहीं दिया है। तो कभी भी आपको फर्स्ट ग्लोबल से ये नहीं मिला होगा कि अगले साल ये सेंसेक्स का इंडेक्स टारगेट है। तो नहीं, मेरा ब्रॉड सवाल ये है कि मार्केट ऐसा है कि अभी आपको जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सेक्टर और कंपनी का चुनाव थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। दैट वो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ एक साथ में चलेगा। और मार्केट गुरु देवीना मेहरा की ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं शाम 7:27 पर। और दिवाली अब नजदीक आ रही है, पटाखों की दुकान सज रही है। इस बार गरबा फुलझड़ी, डक कोठी, टाइगर कोठी, 1 मीटर की लंबी फुलझड़ी, गोल्ड वॉर और ड्रोन बम बच्चों के लिए क्रैकर्स का आकर्षण रहेगा। पटाखों को लेकर बाजार में क्या तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। 2 साल के बाद ऐसा मौका आ रहा है कि दिवाली के दिन आप जमकर पटाखे फोड़ सकते हो। इसकी तैयारियां हो गई है। आप देखिए कि अभी से शोरूम है वो भरे पड़े हैं और अलग अलग तरह के फायर क्रैकर्स इस बार आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह से है इस बार का माहौल और क्या है तैयारियां, वो जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया फायर क्रैकर्स एसोसिएशन के मेंबर आशीष भाई। आशीष भाई, कैसी है तैयारियां? कौन कौन सी नई वेराइटीज इस बार आई है? इस साल पटाखों में नई वेराइटी में ड्रोन आया हुआ है, गरबा स्पार्कलर्स आया हुआ है, जो नवरात्रि में गरबा होते हैं उसी तरह की स्पार्कलर्स आई हुई है, गोल्डन डक आया हुआ है, हे कार आई हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी बच्चों की और बड़े लोगों की नई वैरायटी आई हुई है। मार्केट कैसा रहेगा, कितना बड़ा होता है ये? अभी कोविड के बाद लग रहा है सभी फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो दिवाली के पटाखे भी सब लोग खूब ज़ोरों से यूज़ करेंगे ऐसा लग रहा है। और मार्केट ओवरऑल देखने जाओ तो गुजरात का 250 से 300 करोड़ का मार्केट लग रहा है और पूरे हिंदुस्तान का अंदाजित मार्केट 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ का होना चाहिए। बिल्कुल, तो सब लोगों ने तैयारियां कर ली है। अब ग्राहक किस तरह से पटाखे फोड़ने के लिए उत्साहित है वो आने वाला समय बताएगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।